मित्र, क्या तुम जिनकी बात कर रहे हो वो मेरी मदद करेंगे? मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे हाँ हाँ, वो जरूर करेंगे। तुम्हें पता नहीं वो कितने दयालु और अच्छे इंसान हैं। वो गरीबों की मदद हमेशा करते हैं, तुम भरोसा रखो। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। बताओ, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? हाँ सेठ जी, इनसे मिलिए। ये एक किसान है जो बहुत गरीब हैं और आपके पास मदद मांगने आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ, क्या मदद चाहिए? अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। सेठ जी, वो मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी पुत्री एक लड़के से प्रेम करती है, लेकिन उसके परिवार वाले दहेज मांग रहे हैं। मेरे पास कोई जमीन नहीं है कि मैं दूसरों के घर में खेती करता हूँ, और इसलिए कोई मुझे उधारी भी नहीं दे रहा। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आखिरी उम्मीद आप ही हैं। मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। बेटी की शादी करनी है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दहेज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बस अपनी शर्त बताएं। अगर दोगुनी रकम देनी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम इसे मेरी तरफ से भेंट समझ लेना। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी पुत्री के विवाह में मुझे बुलाओ और मुझे आशीर्वाद देने का मौका दो। अगर तुम ऐसा करते हो तभी मैं तुम्हें धन दूंगा। क्या सिर्फ इतनी ही मांग है सेठ जी? हाँ हाँ, बस मेरी इतनी ही मांग है। आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे भी ज्यादा दयालु हैं और अच्छे हैं। मैं आपको अपनी पुत्री के विवाह में जरूर बुलाऊंगा और आपको यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। सेठ उस गरीब किसान को धन दे देता है और वो किसान खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वो सेठ बहुत ही अमीर था। उसके पास खुद की बहुत सारी जमीनें थी, पर फिर भी उसमें घमंड का एक कतरा तक नहीं था। वो बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था और अपनी पत्नी और एक 5 वर्ष के पुत्र के साथ घर में रहता था। क्या जी, आप फिर से किसी को धन दे आए, और वो भी ऐसे ही? अरे उधारी में तो देना चाहिए था ना आपको। वो क्या है ना सुमिता, वो बेचारा बहुत ही गरीब था। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रकम भी कभी चुका पाता, और अगर मैं उससे पैसे नहीं देता तो वो उसकी पुत्री का रिश्ता टूट जाता, इसलिए देना पड़ा। आपको पुत्रियां बहुत पसंद है ना? हाँ वो तो है। काश मेरी भी कोई पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। आप चिंता मत कीजिए जी, अगर भगवान की कृपा रही तो अगली बार हमारी भी पुत्री ही होगी। आप देख लेना। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि कोई दरवाजा खटखटाता है। लगता है कोई आया है, मैं अभी देख कर आता हूँ। जब सेठ दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खोलता है तो बाहर देखता है कि किसी ने बाहर 2 बच्चों को रख दिया था और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। क्या हुआ जी, कौन आया है? फिर से कोई मदद मांगने तो नहीं आ गया? लगता है तो ऐसा ही है सुमिता, जरा बाहर तो आना। किसान के घर के सामने 2 बच्चे रख दिए हैं। 2 बच्चे रखे हैं? ये क्या जी? इन बच्चों को यहाँ भला कौन रख के जा सकता है और क्यों? ये देखो सुमिता, इन बच्चों के साथ एक चिट्ठी भी है। पढ़ के तो बताइए जी, क्या लिखा है फिर इसमें? हाँ पढ़ता हूँ। फिर सेठ उस चिट्ठी को उठाता है और पढ़ने लगता है। मैं आपको जानती हूँ पर आप मुझे नहीं जानते। मेरे घर में मेरे पति और परिवार को बेटे चाहिए थे, पर मैं उनको बेटा ना दे सकी। दोनों बार ये बेटियां ही हुई और वो इन दोनों को मारने के सोच रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास इनको यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपसे भीख भी मांगती हूँ कि इस लाचार की मजबूरी को समझें और मेरे इन दोनों बेटियों को अपना लें। ये आपके सारे काम करेंगी, आपका दिल से सेवा करेंगी। जब ये बड़ी हो जाए तो इनसे कहना कि इनके माता पिता मर चुके हैं, और ये भी कहना कि इनकी माँ इन्हें बहुत प्रेम करती थी, बहुत ही ज्यादा। ये क्या जी, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो अपनी ही बच्चियों को मारने की सोच रहे थे। भला कोई इतने मासूम और प्यारे बच्चों को मारने की सोच भी कैसे सकता है?
अच्छा हुआ कि उस माँ ने इन बच्चियों को यहाँ लाया। मैं इनका ध्यान रखूंगा। इस बारे में तुम मुझे नहीं रोक सकती सुमिता। भला मैं आपको क्यों रोकूंगी? अब से ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी पुत्रियां हैं। माँ, ये बच्चे कौन हैं? ये अब से तेरे बहनें हैं और तू इसका बड़ा भाई है। बड़ा होने के नाते अपनी बहनों का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, आप जैसा कहें माँ। वे दोनों ही दिल के इतने अच्छे थे कि उन्होंने उन दोनों बच्चियों को अपना लिया और ये सब पेड़ के पीछे खड़ी उसकी माँ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और इस बात की खुशी भी होती है कि किसी ने उनकी बेटियों को अपना लिया। जब वो संतुष्ट हो जाती है तो वह वहाँ से चली जाती है। सेठ उन दोनों को अपनी बेटियां ही मानकर उन्हें पालने लगा और उन्हें एक नाम भी दिया। बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी और छोटी बेटी का नाम कंगना रखा और कभी भी उन दोनों को ये पता नहीं चलने दिया कि वो दोनों उनकी अपनी बेटियां नहीं है। और देखते ही देखते वो दोनों ही बेटियां बड़ी हो जाती है और सेठ लक्ष्मी की शादी एक अच्छे और बड़े घर में कर देते हैं। कितने वर्ष बीत गए जब हमें ये दोनों बेटियां मिली थी, पर ऐसा लग रहा है कि कल ही ये दोनों मिले थे और देखो कितनी बड़ी हो गई हैं। दोनों लक्ष्मी सी शादी हो गई और कुछ साल बाद कंगना की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? उन दोनों के विवाह के बाद भी तो यहाँ आपसे मिलने आएगी ही ना। और रही बात अकेले होने की, तो हमारा बेटा सूरज है ना हमारे साथ। अरे, तुम सूरज की बात कर रही हो? वो तो एक नंबर का काम चोर है। बस दिन भर सोता रहता है, एक काम तक नहीं करता। कितनी बार कहा है कि मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करे, पर वो है सुनता ही नहीं। अभी भी सो रहा होगा कहीं। उन दिनों की बात चल ही रही थी कि सूरज वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं दिन भर सोता ही रहता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ घूमने भी तो जाता हूँ। दिन भर में घर में रहने का समय ही कहाँ मिलता है। हाँ हाँ, सोने और घूमने के अलावा तुम करते क्या हो? मेरे पिताजी के पास इतनी सारी जायदाद है और जमीनें भी हैं, तो भला मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं तो जा रहा हूँ सोने। माँ, जब खाना बन जाए तो अब बुला लेना, मैं उठ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, उठा दूंगी। अरे ठीक है, तुम तो और भी इसे सर पे चढ़ा रही हो, कुछ कहती क्यों नहीं इसे? अब क्या कहूँ जी, ये ठीक ही तो कह रहा है। आपके पास इतनी जमीनें हैं और पैसों की भी कोई कमी नहीं है, तो बेचारे को काम करने की क्या आवश्यकता है? सुमिता, तुम भी। अच्छा ठीक है, लगता है मुझे सूरज की शादी करनी ही पड़ेगी। जब इसकी पत्नी से कामचोर कहकर काम कराएगी तब समझ में आएगा इसे। अब तो इसकी पत्नी इसे सुधार सकती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं पिताजी, आप शौक से ढूंढिए मेरे लिए पत्नी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि कोई तो होना चाहिए ना मेरे पैर दबाने के लिए। अब माँ को कितने काम रहते हैं, वो कहाँ मेरे पैर दबाने जाएगी? क्या कहा तुमने? आप शांत हो जाइए जी, वो मजाक कर रहा है। हाँ, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक मित्र है, उसकी बेटी शीला देखने में बहुत ही सुंदर है और थोड़ी गुस्से वाली भी है। वही है जो इसे ठीक कर सकती है। मैं कल ही अपने मित्र से बात करूंगा, शादी के लिए प्रस्ताव रखूंगा। सेठ ऐसा कहते ही अगले दिन अपने मित्र के घर जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। अरे राजेश, तुम यहाँ इतने दिनों बाद आओ, पधारो मेरे घर। अरे अभी रुकने का समय नहीं है, मैं तो यहाँ कुछ विशेष काम से आया हूँ। विशेष काम? और वो क्या है? तुम्हें तो पता ही है कि हमारी दोस्ती कितने साल की है, तो अब बस मैं पक चुका हूँ। अब मैं दोस्ती नहीं रखना चाहता। अरे यार, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई भूल नहीं। और तुम इतना घबराओ मत, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखना, मुझे तुम्हारा समधी बनना है। राजेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ये कोई मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी पुत्री अपने पुत्र के लिए एकदम उचित बधू लगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? अरे हाँ हाँ मित्र, तुमने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया। अरे शीला, सुनती हो? कहाँ हो? जल्दी आओ, एक खुशखबरी सुनाना है। क्या हुआ पिताजी, क्या खुशखबरी है? अरे इनसे मिलो,
इन्हें तो तुम जानती हो, मेरे बचपन के मित्र राजेश, जो अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके पास जमीनों की कोई कमी नहीं है। ये अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन विवाह से पहले क्या मैं आपके पुत्र से मिल सकती हूँ? मैं उन्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझसे मिल सकती हो। मैं अभी घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी उससे मिला देता हूँ। जी, मैं तैयार हूँ। उसके बाद सेठ शीला के साथ अपने घर जाता है और शीला को सूरज से मिलवाता है। सूरज शीला को देखकर देखता ही रह जाता है। शीला इतनी सुंदर थी कि वो उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। उसके बाद वो दोनों ही रोज मिलने लगते हैं और ढेरों बातें करने लगते हैं। उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी तय हो जाती है। पर शादी तय होने के कुछ दिन बाद ही कंगना बीमार हो जाती है। ये तुझे क्या हो गया पुत्री? कुछ दिन बाद तेरी भाई की शादी है और तू बीमार हो गई। मैं काम करता हूँ, अपने मित्र से कहकर शादी को कुछ दिन टाल देता हूँ। नहीं पिताजी, आप कृपया करके इस शादी को ना रोके। मैं विनती करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया की शादी खराब हो जाए। पर पुत्री, तेरी हालत अभी बहुत खराब है और तेरा भी तो कितना मन था अपने भैया की शादी में नाचने का, अपनी भाभी से ढेरों बातें करने का। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। पर आप मेरी वजह से भैया की शादी मत रुकवाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ। भैया अभी कितने खुश हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो दुखी हो। कंगना बिल्कुल ठीक कह रही है जी। सूरज इस शादी से कितना खुश है। ऊपर से कंगना जल्दी ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगर तुम दोनों कहती हो तो ठीक है। और कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। सूरज और शीला की शादी होने ही वाली थी कि खबर आती है कि कंगना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीमारी की वजह से अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब ये खबर आती है तो सेठ और सुमिता दोनों ही रोने लगते हैं। माफ करना मित्र, अब ये शादी नहीं हो सकती। मेरी पुत्री का देहांत हो गया। हम इस शादी को किसी और दिन करेंगे। माफ कीजिए ससुर जी, पर शादी तो आज ही होगी। मैं किसी और के लिए अपनी शादी खराब नहीं कर सकती। हाँ पिताजी, शीला बिल्कुल उचित कह रही है, शादी तो आज ही होगी। सूरज, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन मरी है, तुम्हें तो दुख होना चाहिए और तुम्हें शादी करनी है। देखिए पिताजी, अगर शादी होगी तो आज ही होगी, वरना मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। सूरज, वो तुम्हारी बहन है। किसी भी राह चलते को उठाकर घर में लाने से वो मेरी बहन हो जाती है। पिताजी, कोई भी ऐरी गहरी लड़की के लिए मैं अपना विवाह नहीं रोक सकता। सूरज की बात सुनकर सेठ बहुत गुस्से में आ जाता है और सूरज को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी पुत्री है, मेरी अपनी पुत्री, और इसलिए मैं इसका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसा कहते ही सेठ कंगना के अंतिम संस्कार करने चला जाता है और दूसरी तरफ सूरज शीला से शादी कर लेता है और उसके अगले ही दिन शीला सूरज को भड़काने लगती है। ये कैसे माता पिता है आपके जी? आप उनके अपने बेटे हैं, लेकिन उन दोनों बेटियां जो उनकी अपनी है ही नहीं, गोद दी हुई बेटियों के लिए अपनी ही बेटी को सबके सामने थप्पड़ मारा और शादी भी रुकवाने की कोशिश की। मुझे तो अब शक होने लगा है कि क्या वो आपसे प्यार भी करते हैं। तुम ठीक कह रही हो शीला, मुझे यही लगता है कि पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे तो अब उनसे नफरत होने लगी है, पर कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। अगर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है जिससे आप उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये कौन सी योजना है तुम्हारे पास? जब ससुर जी यानी आपके पिताजी सो रहे हो तो रात को चुपके से जायदाद पर उनके अंगूठे ले लेना और सारी जायदाद अपने नाम कर लेना। फिर उन दोनों को ही घर से धक्के मार कर निकाल देना। इससे आप ही की हुई बेइज्जती का बदला भी आप ले लोगे और उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी पालोगे। सूरज शीला की बात सुनकर उसके लिए तैयार हो गया और जब रात हुई तो सूरज चुपके से सेठ के कमरे में घुसता है और जायदाद के कागज में सेठ का अंगूठा लगा देता है। और जब सुबह होती है तब सूरज सेठ को और सुमिता को घर से बाहर निकालने लगता है। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पैदा किया कि तुम्हें इतना प्यार दिया, पाला पोसा,
और तुम हमें ही घर से निकाल रहे हो, और वो भी धोखे से जायदाद पर मेरे अंगूठे लगाकर। हाँ, तो आपने सबके सामने मुझे उस लड़की के लिए थप्पड़ मारा जो मेरी अपनी थी ही नहीं। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते तो कभी भी उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारते। आपकी वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है, ये उसका बदला समझ सकते हैं। अब आप यहाँ से चले जाइए और कभी भी अपनी ये गंदी शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। पर बेटा अब इसे कुछ भी बोलने से या कहने से कोई फायदा नहीं। सुमिता, मैं समझ गया हूँ कि ये सब अपनी पत्नी शीला के कहने पर कर रहा है। मुझे माफ कर देना, मैंने गलत लड़की से अपने बहू के लिए चुनाव कर लिया। अब चलते हैं। सुमिता, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। उसके बाद सेठ अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। सेठ अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो कोई काम नहीं कर सकता था, इसीलिए मजबूरन उसने भीख मांगने का रास्ता चुना और एक कटोरा लेकर निकल गया। तभी उसे वो किसान मिलता है जिसकी वर्षों पहले सेठ ने मदद की थी। अरे ये क्या सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने अमीर होने के बाद भी भीख क्यों मांग रहे हैं? तब सेठ उस किसान को सारी बात विस्तार में बताता है। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ सेठ जी। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मेरे होते हुए आपको भीख मांगने मैं कभी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया था। अगर आप ना होते तो कभी मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होती। और आपने ही तो उन पैसों के बदले कुछ नहीं लिया। ये उसी एहसान के बदले मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सेठ जी, आप कृपया करके मना मत कीजिए। मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, फिर भी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। आपको अपने घर में रहने देकर कुछ ऋण उतर ही जाए। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही कहते हो तो चलो मैं चलता हूँ। सेठ उस किसान के साथ उसके घर जा ही रहा था कि रास्ते में ही उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपने पति राघव के साथ आ रही थी। और लक्ष्मी ने अपने पिता को इस हालत में देखकर पूरी तरह से चौंक गई। जब उसने अपने माता पिता से पूछा तो उसने लक्ष्मी को सारी बात विस्तार में बताई। भैया ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया पिताजी, मैं उन्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसे सास ससुर का अपने दामाद के घर में रहना ठीक नहीं होता। तुम हमारी चिंता मत करो, हम इस किसान के घर में रह लेंगे। अरे पर आप मेरे सास ससुर थोड़े ना हैं, आप तो मेरे माता पिता हैं। माता पिता अपने बेटे के घर में नहीं रहेंगे तो किसके घर में रहेंगे? माँ, अब आप दोनों कृपा करके मेरे घर चलें। आप दोनों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। वाह, मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक उत्तम वर ढूंढा, पर अफसोस अपने बेटे के लिए अच्छी पत्नी ना ढूंढ सका। उसके बाद सेठ और सुमिता राघव के घर चली गई रहने के लिए। लेकिन लक्ष्मी इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है और उसने भी बदला लेने का सोचा और आधी रात को चुपके से सूरज के घर जाकर जायदाद वाले कागज को जला दिया। और सुबह होते ही लक्ष्मी सारे गांव वालों को लेकर आती है। देखो देखो गांव वालों, देखो इस आदमी ने कैसे मेरे माता पिता को अपने ही घर से निकाल दिया है और खुद ऐसे रहने लगे जैसे ये इनका ही घर हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो लक्ष्मी? तुम्हें शायद पता नहीं कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। मुझे ये तो पता था कि आप गिरे हुए हो, पर इतने गिरे हुए हो कि आप झूठ भी बोलने लगे। पिताजी ने कभी भी आपको अपनी जायदाद नहीं दी, और अगर दी है तो दिखाओ ना, हम भी तो देखें कि आप सच बोल भी रहे हो या नहीं। तो ठीक है, अभी दिखाता हूँ। शीला, जाओ जाकर जायदाद के कागज ले आओ। अभी आती हूँ। फिर शीला घर के अंदर आती है और जहाँ उसने जायदाद के कागज रखे थे वहाँ खोजने लगी, पर उसे कहीं नहीं मिला। और वो पूरे घर में ढूंढने लगती है, पर पूरे घर में भी कहीं नहीं मिला। और वो बाहर आती है और सूरज से कहती है, वो कागज नहीं मिल रहे हैं जी। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ठीक से तो रखा था ना? हाँ, मैंने जहाँ रखा था वहाँ नहीं है, और मैंने पूरे घर में भी देख लिया, पर कहीं नहीं मिला जी। देखा आप सभी ने कि ये लोग कैसे मेरे माता पिता की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं और मेरे ही पिताजी को घर से निकाल दिया है। अब आप दोनों जल्द से जल्द ये घर खाली कर दे, वरना ये गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, घर खाली करो वरना हम छोड़ेंगे नहीं। तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा अपना पिता नहीं है। तुम्हें उन्होंने गोद लिया था, तो तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। वो मेरे अपने माता पिता नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है भैया। क्या सिर्फ जन्म देने से ही कोई अपना हो जाता है? शायद आपको पता नहीं होगा कि जन्म देने वाले से बड़ा
पालने वाला होता है और उन्होंने मुझे पाला है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, और उन्हें मैं अपना माता पिता मानती हूँ। इसीलिए इन सब चीजों से मेरा मतलब है। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो अब आप इस घर से चले जाइए हमेशा हमेशा के लिए, और अपनी ये गंदी शक्ल फिर कभी मत दिखाइएगा। लक्ष्मी के ऐसा कहते ही उन दोनों को मजबूरन गांव वालों के डर से घर को छोड़कर जाना पड़ा और वो दोनों ही शीला के पिता के पास जाते हैं रहने के लिए, पर वे उन्हें अंदर नहीं आने देते। माफ करना, तुम अब मेरी पुत्री नहीं हो। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी पुत्री हो। मुझे पता चला कि कैसे तुमने मेरे बचपन के मित्र के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी आंखें भी उससे नहीं मिला रहा। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया शीला। अब से तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई पिता भी था। ऐसा कहते ही शीला के पिता भी उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और गांव में इस बात के लिए कोई भी सूरज को काम भी नहीं दे रहा था, जिस वजह से सूरज को मजबूरन भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की वजह से सेठ को उसका जायदाद और घर वापस मिल गया और सूरज और शीला को उसके किए की सजा भी मिल गई और सब ठीक हो गया।